चलिए बेटा, बुक आप लोगों के पास है और जब आप इस क्लास की रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे तो क्वेश्चन आपको साथ साथ दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर जब रिकॉर्डेड देखोगे। ठीक है, 2 क्लास की मैंने आपको रिकॉर्डेड दे दी हैं, अभी आगे और भी मिलेंगी। चलिए जी, फटाफट से आते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम डिसोल्यूशन पे आ गए थे और डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने आपको अभी तक क्या क्या कराया कि भैया आपने हमें बताया कि डिसोल्यूशन में हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये हीरो है इस पूरे चैप्टर का। हम अपनी सारी एसेट्स, सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी इसी अकाउंट में डाल देते हैं, तो एक तरीके से एसेट और लायबिलिटी ख़त्म हो जाती हैं और फिर हम उन एसेट और लायबिलिटी को बेचते हैं, तो रियलाइजेशन के ही नाम से बेचते हैं क्योंकि एसेट और लायबिलिटी तो अपने आप में क्या हो चुकी, ख़त्म। ये आपने पिछली क्लासेस में समझ लिया। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक, टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है। टीएस ग्रेवाल 2020 वाली बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है और पहली एंट्री कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 10,000 एंड पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक अ पार्टनर विद होम इट वॉज एग्रीड एट 7,500। बेटे मेरी बात सुनना, पेपर में 90% क्वेश्चन रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेकर खराब होते हैं बच्चों के। यहां कह रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस है 10,000 रुपये एंड पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक अ पार्टनर विद होम इट वॉज एग्रीड एट 7,500। फर्म ने आलोक के साथ, जरा सुनिएगा, फर्म ने आलोक के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि आलोक हम तुझे 7,500 रुपये देंगे और तू फॉर्म बंद करा दियो। आलोक ने कहा ठीक है। साथ ही साथ अब फर्म ने आलोक को 7,500 रुपये देने हैं और आगे जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्चुअल एक्सपेंस होगा, जो भी एक्चुअल एक्सपेंस होगा वो आलोक को पे करना है, उससे फर्म को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आलोक ने क्या नालायकी करी, वो पैसे भी पे नहीं करे, वो भी फर्म को पे करने पड़ गए। तो जरा सुनिएगा, पहली बात तो ये, इसकी फर्स्ट एंट्री का ए पार्ट, फर्म ने आलोक को 7,500 में डन करा, तो फर्म का खर्चा है 7,500। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक्स कैपिटल। भाई फर्म ने आलोक को बोला कि फर्म आलोक को 7,500 रुपये देगी, बीइंग पेड बाय फर्म टू पार्टनर। लेकिन अब मुसीबत क्या हो गई, अब भाई जब फर्म आलोक को पैसे दे रही है तो सच में जो पैसे हैं वो किसको पे करने चाहिए थे, आलोक को। आलोक ने पे नहीं करे, फर्म ने पे करे 10,000 रुपये। तो एक तरीके से जो 10,000 रुपये फर्म ने पे करे, जो आलोक को पे करने चाहिए थे, वो तो एक तरीके से क्या बना कि फर्म ने आलोक के बिहाफ पर 10,000 रुपये पे कर दिए। तो दूसरी एंट्री बनेगी, जब फर्म पे करती है किसी पार्टनर के बिहाफ पर तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये क्वेश्चन तो भैया ने पहले भी करा रखा है, भैया की तबीयत खराब है, भैया दोबारा करा रहे हैं। जी ऐसा ही मान के चल लीजिए, मेरी तबीयत खराब है, मैं दोबारा भी कराऊंगा क्योंकि ये मुझे पता है ये क्वेश्चन ऐसे हैं। बीइंग फर्म पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, फर्म ने पे करा पार्टनर के बिहाफ पर। किसी को इस फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से। इसे समझिए आप, फर्म, एक मिनट रुकेगा, चलिए तो अगली एंट्री पे आते हैं। फर्स्ट एंट्री आई होप सबको क्लियर है।
सेकेंड एंट्री बोलती है इसकी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000. It was agreed that firm will pay 2,000 and the balance by Ravinder a partner. दोबारा सुनना, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 है, फर्म पे करेगी केवल 2,000. तुम किसके अकाउंटेंट हो? फर्म के. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम क्या है? सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपये. दोबारा सुन लो मेरी बात ध्यान से. अगर तुम शब्दों पर ध्यान दोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा. शब्दों पर ध्यान नहीं देना, सेंस समझनी है. रियलाइजेशन का खर्चा 5,000, जिसमें से 2,000 फॉर्म पे करेगी, 3,000 रविंदर पे करेगा. रविंदर का खर्चा रविंदर नहीं पे करा तो उससे फॉर्म को क्या मतलब है? फॉर्म के सिर पे कितने आए? केवल 2,000. तो फॉर्म 2,000 की एंट्री बनाएगी, बात खत्म. तो फॉर्म के लिए खर्चा कितना? 2,000. बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड. ठीक. कल मैंने एक एंट्री पूछी थी जो अंशुमन ने बताई थी कि पार्टनर को ही पे करना था और पार्टनर ने ही पे करा. तो ऐसे में हमने कोई एंट्री नहीं बनाई थी क्योंकि वो फर्म का खर्चा ही नहीं था, तो हम क्यों बनाए एंट्री? एंट्री नंबर 3 देखते हैं. अब पता है कुछ बच्चों को लग रहा है भैया ने भी तो कराया था ये क्वेश्चन, अब दोबारा कराने लग गए. तो भाई एक बात समझ लेना मेरी, कान खोल के. मैं अब भी करा चुका, एक आध बार और भी करा दूंगा, फिर भी टेस्ट में दूंगा ना, फिर भी गलती कर दोगे क्योंकि सेंस नहीं लगाओगे. तुम शब्दों के जाल में उलझे रहोगे, तुम शब्दों के मीनिंग निकालने में लगे रहोगे, तुम बात नहीं समझने की कोशिश करोगे. बात समझो तो बात मरेगी. अगला है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 वर पेड बाय अमित अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म. अमित ने पे कर दिए फर्म के बिहाफ पर, तो खर्चा तो फर्म का ही है. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पे किसने कर दिया? अमित भाई ने पे कर दिया. अमित्स कैपिटल बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म. ठीक है जी. ये फर्म ने पे, पार्टनर ने पे कर दिए फर्म के बिहाफ पर. आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी. बेटे यहां तक इन 3 एंट्रियों में कोई डाउट हो तो मुझे बता दो. इन 3 एंट्रीज में अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क. नहीं है कोई भी डाउट? चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. ठीक, अब आओ 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस. और क्या एंट्रीज हैं? क्रेडिटर्स वर्थ ₹85,000, क्रेडिटर हैं 85,000 के. एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹43 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम. मेरे बेटे ध्यान से सुनना, मैं पहले तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं. इधर देखो, मैंने आपको क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली एंट्री. मैंने क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये दे दिया. अगर मैं 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहा होता तो ये एंट्री बनाता. क्रेडिटर्स डेबिट टू कैश, आपने उन्हें कैश दिया वो क्रेडिट, और जो इन्वेस्टमेंट दी वो भी क्रेडिट. जैसे ही मैंने ये एंट्री लिखी 12th क्लास में डिसोल्यूशन के चैप्टर में, बच्चे फैल गए. बच्चे कहने लगे आपने तो कहा था कि एसेट्स जो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके, लायबिलिटीज जो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके, भाई हम तो ये वाले क्रेडिटर और ये वाली इन्वेस्टमेंट कहाँ ट्रांसफर कर चुके? रियलाइजेशन अकाउंट में. तो भैया ये तो हम लिखने के नहीं,
यानी कि जितने क्रेडिटर्स को हमने इन्वेस्टमेंट दी है वो तो हम नहीं लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि वो तो हो गया कि मैंने क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट दे दी, वो तो मैं नहीं लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा क्या, जितना मैंने उसे पे करने के लिए क्या दिया है, जितना मैंने उसे पे करने के लिए कैश दिया है, केवल मैं उतने की एंट्री बनाऊंगा। और मैंने उसे कैश दिया है 40,000 रुपीज़ का, तो मैं एंट्री बनाऊंगा बस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स पेड। मैंने क्रेडिटर्स को 40,000 का कैश दिया, तो मैंने केवल 40 की एंट्री बनाई। ठीक, मेरे बेटे दोबारा मेरी बात सुनो। मेरे क्रेडिटर आए, उन्होंने मेरे से लेने 85,000, कह रहे ला भाई पैसे दे। मैंने कहा लो 40,000 रुपये। कह रहा देने तो तूने हमारे 85 हैं। मैंने कहा मेरे पास और पैसे नहीं है। मैंने कहा बाकी मेरी एसेट ले जाओ। कह रहे अच्छा ला दे दे। 40 मैंने उनको कैश दिया, बाकी की मैंने उनको एसेट दे दी। आप सबको पता है कि जब हम एसेट देते हैं लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, तो हम उसकी एंट्री नहीं बनाते, तो वो तो हमने एंट्री बनाई नहीं। लेकिन जो हमने क्रेडिटर्स को कैश में दिया उसकी हम एंट्री बनाएंगे, उसकी एंट्री हमने बना दी। सिंपल सी बात है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिटर्स वर 16,000, दे एक्सेप्ट मशीनरी एट 18,000 इन द सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अब सीधी बात करी उसने, जरा इधर देखना। अच्छा, तुम्हें इस बात से भी चिंता नहीं करनी कि मैंने 16 वाले को 18 की दे दी, 18 वाले को 16 की दे दी, तुम्हें चिंता नहीं करनी उसकी, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा। भाई मैंने सामने वाले के 16,000 रुपये देने हैं, कह रहा लाओ भाई साहब मेरे 16,000 रुपये दो। मैंने कहा जी मेरे पास तो है नहीं, ये मशीन रखी है, मशीन ले जाओ। मैं कहा भाई ले जा। अब वो हो सकता है मशीन मेरे लिए 18 की हो, लेकिन वो तो उसे 16 के बदले ही ले गया। तो जब मैंने लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए कोई एसेट दे दी, तो उस केस में मुझे कोई एंट्री नहीं बनानी। सर हम पेपर में भी ऐसे लिख कर आए नो एंट्री। जी हाँ बिल्कुल, आप पेपर में भी ऐसे लिख कर आए नो एंट्री, तो आपको एंट्री नहीं बनानी इसकी। करेक्ट। आगे चलते हैं। अगली एंट्री अच्छी है, मैं आपके लिए लिखूंगा भी और फिर समझाऊंगा भी। जो अच्छा ABCD में दे रखी है एंट्री, मैं भी ABCD लिख देता हूं। एंट्री नंबर C कह रहा है आपको क्रेडिटर्स वर 90,000। मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर ट्रांजैक्शन भी। क्रेडिटर्स वर 90,000। उसके बाद दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यू ₹120। दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड ₹1,20,000। ठीक। पेड द कैश टू फर्म। पेड द कैश टू फर्म ₹30,000। करेक्ट। ये एंट्री आपके सामने क्रेडिटर्स हैं 90,000 के। अब मेरे क्रेडिटर्स आए, कह रहे लाओ भाई हमारे पैसे तो। मैंने भाई साहब पैसे तो है नहीं। कह रहे फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, तो हम जो है तुम्हारी बिल्डिंग टेक ओवर कर लेते हैं, हम तुम्हारी बिल्डिंग ले जाते हैं। तो आप एक तरीके से उसको 30,000 रुपीज ज्यादा की एसेट दे रहे हो। तो अगर क्वेश्चन कहे ऐसी बात, या क्वेश्चन आपको कहे इस तरीके से बैलेंस पेड इन कैश, तो 90 के बदले 120 की चीज चली गई और 30,000 उसने हमें, माइक बंद करो अपना, और उसने हमें 30,000 रुपीज कैश में दे दिए। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग
रियलाइज्ड इन कैश 30,000 रुपीज़। कभी कभी ऐसा होता भी है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने तुम में से किसी के 50,000 रुपये देने हैं और मैंने कहा भाई साहब ये लो 30,000 की मशीन ले जाओ और बाकी बैलेंस कैश में ले जाओ। बिल्कुल हो सकता है, जैसा कि पहली एंट्री में हुआ। ठीक, तो हम केवल एंट्री किसकी बना रहे हैं? जो हम उसे कैश दे रहे हैं। अगर हम लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए कोई एसेट दे रहे हैं तो हम उसकी एंट्री नहीं बनाते। करेक्ट, ये बात आपको समझ में आ चुकी कि हम उसकी एंट्री क्यों नहीं बनाते, क्योंकि रियलाइजेशन से रियलाइजेशन क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ये बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है इसके पीछे की। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चन हमने करे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। टीएस ग्रेवाल की 2020 वाली बुक के क्वेश्चन आई हैं। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे, मुझे करवाने थे, मैंने करवाए। अब मैं आता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पहले मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 टीएस ग्रेवाल वाली बुक और उसका क्वेश्चन है ये, सिंपल सा। देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन। ए पॉइंट कह रहा है सेल ऑफ एसेट्स 50,000। आप सबको पता है सेल ऑफ एसेट जब होती है तो कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 रुपीज बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। अगली एंट्री मिस्टर अंशुमन बताएंगे। अंशुमन जी, अगली एंट्री है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। हमने लाइबिलिटीज का पेमेंट करा है। बिल्कुल सही बात, पुरानी हो गई। अंशुमन ने सोचा क्या बच्चों वाली एंट्री पूछी है मुझसे, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, और अमाउंट है 10,000 रुपीज। अमाउंट है 10,000 बीइंग पेड फॉर लाइबिलिटीज। सी, एंट्री नंबर सी, a commission of 5% allowed to X, a partner, on the sale of asset। पार्टनर को हमने सेल ऑफ एसेट का 5% कमीशन दिया। कश्यप बताएंगे, कश्यप बताइए। पहले तो मैंने सेल ऑफ एसेट कितने की करी? 50,000 की, तो उसका कमीशन निकल कर आ गया 50,000 का 5%, डेट इज 2,500। कश्यप बताओ जरा, फर्म ने अपने पार्टनर को कमीशन दी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का तो खर्चा हो ही रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उस बेचारे गरीब पार्टनर का क्या नाम है जिसने पे करा है? एक्स, टू एक्स कैपिटल बीइंग कमीशन पेड टू पार्टनर एंड द अमाउंट इज 2,500। अच्छा जी, अब जैद कह रहा है मुझसे तो आप पूछ नहीं रहे, मुझसे भी पूछो कुछ। अब जैद बताएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 15,000। रियलाइजेशन का खर्चा है 15,000 रुपीज। द फर्म हैड एग्रीड, फर्म एग्री हो गई है विद अमृत टू रियम्बर्स हिम। रियम्बर्स का मतलब समझते हो? लौटाना, वापस करना, पे करना 10,000 रुपये। यानी कि फर्म ने अमरीश को बोला कि 10,000 रुपये हम तुझे देंगे, और क्वेश्चन की शुरुआत में लिखा है कि रियलाइजेशन का खर्चा 15,000 है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ
कि 15,000 में से 10,000 रुपये किसके सिर पे पड़ रहे हैं, मतलब जो फर्म है फर्म के सिर पे आ रहे हैं केवल 10,000। भाई फर्म अमरीश को कितने पैसे दे रही है, 10, तो फर्म के लिए खर्चा हुआ केवल 10। बेटे रियम्बर्स का मतलब होता है कंपनसेट करना, तो फर्म ने कहा भाई हम तेरे को 10,000 रुपये देकर कंपनसेट कर देंगे। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि भाई जो 15,000 रुपये खर्चा हो रहा है वो तू अपने आप देखियो। तो फर्म आपको कितने रियम्बर्स कर रही है अमरीश को, फर्म अमरीश को रियम्बर्स कर रही है केवल और केवल 10,000। तो फर्म का खर्चा हुआ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमरीश 10,000 रुपीज being realization expense paid by partner to the firm, paid by firm to the partner। ठीक है जी, ये इसका डी पॉइंट हो गया। ई पॉइंट क्या है, ई पॉइंट, पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई कहता है जेड अ डेटर हुज अकाउंट ऑफ ₹6,000 वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट अर्लियर पेड 60% अमाउंट, उसने हमें 60% अमाउंट पे कर दी। मेरे बेटे एक बात सुनना जरा, भावनाओं में मत बह जाना। हम अपना फॉर्म बंद कर चुके, हम अपनी फॉर्म बंद कर रहे हैं। सिंपल सी बात सुन लो, कहीं से कोई भी पैसे आए, अब तो हुआ क्या, फॉर्म बंद हो रही है। जिन लोगों का मैं बैड डेट मान के राइट ऑफ कर भी चुका, मैं उनके पास भी चला जाऊंगा, भाई साहब मैं अपनी फॉर्म बंद कर रहा हूँ, बड़ा नुकसान हो गया है, आपसे 10,000 रुपये लेने थे, भाई साहब जो बंद पड़े दे दो, जो दे सकते हो वो दे दो। उन्होंने कहा ले भाई हम तो 6,000 रुपये दे सकते हैं। रिकवरी करी ना आपने पैसे की। जब भी आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको एंट्री बनानी है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें कुछ बच्चे जो 11th क्लास में बड़े अच्छे थे जर्नल एंट्रीज बनाने में, वो यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बेटे तुमने तो बैड डेट रिकवर्ड नाम का एक नया अकाउंट बनाकर रख दिया, अब इसे क्या P&L में ट्रांसफर करोगे, और P&L तुम बना ही नहीं रहे, वो भी खत्म कर चुके, तो सीधा इसे कहाँ डालो, रियलाइजेशन में। तो बीइंग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट्स, 6,000 रुपीज के डेटर थे, 60% हमें मिल गया, दैट इज 3,600, तो हमने 3,600 की एंट्री बना दी। सिंपल। देखो कुछ बच्चे तो इसे बड़ा सीधा सीधा करके समझ चुके, और मैंने उस दिन बोला भी था, मैंने कहा बेटे ध्यान रखना है, जब अर्जुन निशाना लगा रहा था ना, चिड़िया की आंख वाला एग्जाम्पल सुना होगा आपने, बाकी सब 5 पांडव भी उसके साथ थे, सबसे पूछा गया भाई क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी, उसकी आंख पे निशाना लगाना था, तो किसी ने कह दिया जी मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है। जो मिस्टर भीम थे उनको खाने पीने की चीज़ दिखाई दी, उन्होंने कह दिया मुझे आम दिखाई दे रहा है। अकेले अर्जुन थे जिन्हें अपना निशाना दिख रहा था कि जिस पर उन्हें तीर मारना था, दैट वाज चिड़िया की आँख। तो यहाँ चिड़िया की आँख है, नगद आ रहा है या नगद जा रहा है, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। इमेजिन करके देखो, जब हम फर्म को बंद कर रहे हैं, हमें ये होता भाई हर जगह से पैसा आ जाए, भाई ले लो कहीं ना कहीं से पैसा, जहाँ से मिल रहा है, रद्दी कागज पड़ा है ना, उन्हें भी बेच के पैसा वसूल कर लो, 2, 4, 50 रुपये कुछ तो आएंगे। ये अप्रोच होती है पैसे निकालने की ज़्यादा से ज़्यादा। तो सिंपल हमने पैसा रियलाइज कर लिया, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 रियलाइज्ड एट 150%। इन्वेस्टमेंट बेचकर पैसे आए। अच्छा, कैश की जगह आप बैंक अकाउंट लिख सकते हो, तो ये भी पैसे मिले हैं तुम्हें, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और 150% पे कितने की है, 10,000 रुपीज़ की है, तो 10,000 रुपीज़ का
150%, that is 15,000, being assets investment realized. पॉइंट नंबर जी पर आते हैं. रिवैल्यूएशन एक्सपेंस 10,000. द फर्म हैड एग्रीड विद कृष्ण अ पार्टनर टू रियम्बर्स हिम 7,500. बेटे रिपीटेड एंट्रीज आ रही हैं. 10 हमने उसे कहा भाई हम तेरे को 7,500 रुपये दे देंगे, तो फर्म का खर्चा कितना हुआ 7,500. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है पार्टनर का जिसको मिले हैं, कृष्ण. बीइंग पेड बाय फर्म टू पार्टनर. ठीक, लो जी, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. 3 क्वेश्चन करें हमने डिस्कस. 4th क्वेश्चन कर लें, और नहीं सॉरी 7th क्वेश्चन. 7th कर लिया आप लोगों ने, नहीं करा 7th क्वेश्चन? करा नहीं करा बताओ. कर लिया. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बेटे क्लास 12th और क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग कर रहे थे जर्नल एंट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो पेपर में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक तो वो होते हैं जिसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना होता है. दूसरे होते हैं जिसके अंदर हमें जर्नल एंट्री करनी होती है. तो आपको मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उनमें हमें जर्नल एंट्री करनी है, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कई सारे करा चुका. आज हम कुछ नई चीज़ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डूइंग दी प्रैक्टिस क्वेश्चन. ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने मेरे साथ साथ, आपकी स्क्रीन पे आपको साथ साथ दिखाई दे रहा होगा. जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पे आपको साथ साथ दिखता रहेगा. तो आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है, साथ साथ आप सॉल्यूशन भी कर रहे हैं. मेरी तरफ से तो बेटे इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता. अब बच्चों की डिमांड्स तो डिमांड्स हैं, वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए और क्या चाहिए. इसको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, साथ में टीचर सॉल्यूशन करा रहा है, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही है, तो आई होप कि अब सब कुछ आपको करना है. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर एज पर दी सीक्वेंस. अगर हम चले, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. एक एक करके आपको और आगे क्वेश्चन कराऊंगा. क्वेश्चन कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. लोन ऑफ 10,000 एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म वॉज रिफंडेड. पार्टनर के लोन का रीपेमेंट कर दिया हमने. मैंने आपको जर्नल एंट्री में समझाया भी था कि बेटे पार्टनर लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता. पार्टनर्स लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता. क्या रीज़न है उसका? कि पार्टनर्स लोन का पेमेंट हम अलग से करते हैं, तो उसी के नाम से करते हैं. तो पार्टनर्स लोन का पेमेंट हमने उसको वापस कर दिया, पेमेंट कर दिया उसको. तो सिंपल सी एंट्री होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग पार्टनर्स लोन पेड. ठीक है, जब मैंने आपको जर्नल एंट्री वाली जो क्लास दी है, जर्नल एंट्री वाली क्लास में बिल्कुल क्लियर कट मैंने एग्जांपल देकर बताया कि लोन का पेमेंट अगर आप ज़्यादा अमाउंट के लिए करते हैं तो वो लॉस हो रहा होता है, रियलाइजेशन में जाता है. कम पेमेंट कर रहे होते हैं तो फ़ायदा होता है, वो भी रियलाइजेशन में जाता है. और जितने का लोन है अगर आप उतना ही पेमेंट कर रहे हैं तो सिंपल एंट्री बनती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक. बी पॉइंट पे आते हैं. एक्स अ पार्टनर टेक ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट
टाइपराइटर एट ₹600। बेटे देखिए, कोई एसेट मेरे पास रिकॉर्ड है मेरी बुक्स में या नहीं है, उससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक एसेट है और मुझे पता है कि वो एसेट एक पार्टनर लेकर चला गया है, करेक्ट। तो पार्टनर अगर लेकर चला गया है, एक्स ने ले लिया वो, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वो एक एसेट ले गया है। चाहे कोई भी एसेट हो, चाहे हमने उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया हो या ना किया हो, हम यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये तो अनरिकॉर्डेड है, इसे तो हमने रियलाइजेशन में नहीं डाला होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब भी कोई रिकवरी हो रही है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, करेक्ट। ये भी एक तरीके की रिकवरी है। तो 600 रुपीज़, भाई आपकी जो चीज़ आपके लिए ज़ीरो है, अगर वो एक पार्टनर 600 रुपीज़ में लेकर भी जा रहा है तो आपके लिए वो रिकवरी है। बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय दी पार्टनर। सी पॉइंट पे आते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। बेटे P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है हमें, इसका क्या मतलब है? लॉस। और आप सोच कर देखिए कि हमें अगर डिसोल्यूशन के टाइम पर हमारी बुक्स के अंदर कुछ लॉस है, आप सोच कर देखो कि लॉस क्या सेल आउट हो सकता है? नहीं। क्या लॉस का हमें पेमेंट करना पड़ सकता है? नहीं। लॉस तो हमें हो चुका जो होना था, अब तो बस वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा अपनी बुक्स से। तो हम बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट से डिडक्ट होना चाहिए। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू P&L अकाउंट। अगर मान लीजिए डेबिट की जगह क्रेडिट होता, यानी कि लॉस की जगह प्रॉफिट होता, तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाता और XYZ क्रेडिट हो जाते। और ये हमारा लॉस है 10,000 रुपीज़ का, इसको 30,000 कर लीजिए आप। 30,000 P&L का 30,000 का लॉस है और मैंने तीनों में डिवाइड कर दिया 10 10 10। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे उसमें 30 लिखा है, मेरी कॉपी में 10 था, मैंने उसको ठीक कर दिया, वो 30,000 लॉस है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बीइंग P&L लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइन। एंट्री नंबर डी, एसेट्स ऑफ द फॉर्म रियलाइज 125। रियलाइज मतलब पैसे मिलना, तो नॉर्मल एंट्री बनेगी कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट हो गया, और टू रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड 1,25,000। उसके बाद वाई हु टेक ओवर टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज पेड 2,000 फॉर द सेम। वाई ने फर्म को बंद कराने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया एक तरीके से कि जी मैं फर्म को बंद करा दूंगा, तो फर्म ने उसको 2,000 रुपये दे दिए। तो बेटे फर्म की तरफ से तो खर्चा हुआ 2,000 रुपये, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब मैं तो वैसे समझाते समझाते आपको साथ साथ दोबारा से लॉजिक देता जा रहा हूँ, लेकिन अब इन लॉजिक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं, ये रिपीट एंट्रीज हैं, दोबारा दोबारा आ रही हैं। तो ऐसा नहीं कि एंट्री पहली बार आ रही है, फिर भी मैं हर एंट्री को कराते हुए आपको फिर पुरानी बात बताता जा रहा हूँ। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड टू पार्टनर, हमने पार्टनर को दे दिए पैसे। पॉइंट नंबर एफ, क्रेडिटर आर पेड 28,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम 30,000। देखिए किसी का क्लेम कितना भी है, डिसोल्यूशन में इस बात से मतलब नहीं होता।
आपने 30 देने थे, ठीक है, आपने 28 दिए, तो जो हमें 2000 का प्रॉफिट हो रहा है हमें उसे कहीं रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे कि जो गेन या लॉस होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। तो आपको तो पे करने हैं 28,000, तो वेन एवर यू पे दी अमाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। एग्जाम में कोशिश करिएगा बैंक वर्ड यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है, पर कैश भी कर सकते हैं। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है बेटे, देखिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस बच्चे को तब होती है जब क्वेश्चन साथ साथ में रिफ्लेक्ट होता रहे। उससे क्या है कि आपके और मेरे पास सेम क्वेश्चन है और हम सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको कोई बुक के पेज नहीं पलटने, आपको कोई नोट्स नहीं लेकर बैठने। मुझे लगता है कि चीज़ें जितनी कम हो उतना अच्छा है करने को। मैं जो बच्चे फेस टू फेस पढ़ते हैं या जो लाइव क्लास लेते हैं उन्हें असाइनमेंट भी भेज सकता हूँ, क्या ज़रूरत है उनकी। और बुक की अगर हम बात करें तो किसी बुक में 2019 में कोई क्वेश्चन होते हैं, 2018 में कोई और होते हैं, 2020 में कोई और होते हैं। अब हमें 18, 19, 20 से मतलब नहीं है, अब हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, सामने उनका सॉल्यूशन है, आप उन्हें करिए। अपनी बुक का कोई क्वेश्चन आता है जो आपको समझ में नहीं आता, कोई एंट्री आती है जो समझ में नहीं आती, उसको हाईलाइट कीजिए, मार्क कीजिए, मुझे भेज दीजिए, ठीक है। उसका सॉल्यूशन मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। एक क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक लोन 12,000 वॉज पेड। बैंक लोन एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, पार्टनर के लोन का पेमेंट होता है बस पार्टनर के लोन के नाम से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बीइंग बैंक लोन पेड 12,000। स्टॉक वर्थ ₹16,000 टेकन ओवर बाय पार्टनर क्यू। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस रियलाइजेशन के पीछे छुपा है स्टॉक। बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर। क्लियर? 16,000। सी पॉइंट, पार्टनर पी पेड टू दी क्रेडिटर। लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो टू, क्या नाम है पार्टनर का, पी, तो पी इज कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर्स पेड बाय पार्टनर and the amount is 4,000. D point, an asset not appearing in the books realized 1200। कोई अपीयर हो रहा हो या ना हो रहा हो, हमें तो रियलाइज्ड हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक कुछ भी डेबिट कर दीजिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग एसेट realized। एंट्री नंबर ई, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन ₹2,000 वर पेड बाय पार्टनर क्यू। रियलाइजेशन के एक्सपेंस पार्टनर ने पे करें,
तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर ने पे करे और पार्टनर का नाम है क्यू, तो क्यूज कैपिटल बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर 2000। पॉइंट नंबर एफ, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 36,000 है। बेटे जब हमने पूरा रियलाइजेशन अकाउंट अभी आप बनाना सीखेंगे, आप एक सिंपल बात समझिए, एक प्रॉफिट है रियलाइजेशन अकाउंट का, जो हमने एक अकाउंट बनाया एसेट बेचकर लायबिलिटी का पेमेंट करके, उस पर हमें कुछ प्रॉफिट हुआ। अब ऑब्वियस की बात है, जब प्रॉफिट होगा तो वो पार्टनर्स के बीच में बटेगा, लॉस होगा तो भी बटेगा। तो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। भाई कोई भी प्रॉफिट आप पार्टनर को बांटोगे तो उनको मिलेगा। जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है तो उनका अकाउंट क्रेडिट होता है। तो हम एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स के नाम है पी एंड क्यू, तो पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल बीइंग प्रॉफिट ऑन realization. The profit is 36,000 and their profit sharing ratio is 5:4, 20,000 and 16,000. I hope it is clear. क्लियर होगा मेरे हिसाब से सबको। आराम से आप कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन भी आपके पास है। और बेटे ये क्वेश्चन कोई नए नहीं है, ये हमेशा से ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। और जो अब आपके पास जो भी बुक वगैरह होगी, अगर आप उन बुक्स में इन क्वेश्चन को ढूंढेंगे तो ये सारे क्वेश्चन उन्हीं बुक्स में हैं। ठीक, कोई से भी पब्लिकेशन की बुक हो, घूम फिर कर क्वेश्चन सेम होते हैं। ठीक, कुछ बच्चे मेरे को पता है ऐसे भी करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में से देख के पहली एंट्री लिखी, उसी के नीचे उसका सॉल्यूशन, फिर दूसरी एंट्री, उसी के नीचे उसका सॉल्यूशन। तो वो साथ साथ में एंट्री भी कॉपी कर लेते हैं और सॉल्यूशन भी। तो इन फ्यूचर जब वो अपनी कॉपी पढ़ते हैं तो उनको पूरी बात क्लियर हो जाती है। यहाँ एक और बढ़िया तरीका है, एंट्री बनाओ और नीचे जो नरेशन हो, नरेशन में पूरा क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट लिख दो। तो इन फ्यूचर जब आप इनको रिवाइज करोगे तो नीचे लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा है बीइंग बैंक लोन पेड, तो हमें दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा बैंक लोन का पेमेंट भी रियलाइजेशन के नाम से ही होता है, क्योंकि ये भी एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है। आई होप क्लियर है यहाँ तक की बात। इसको मैं रब कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी दिखाई दे रहा है। इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है कुछ नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पहले जैसा ही है, लेकिन एक कहानी है उसके अंदर, एक केस स्टडी टाइप है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि पॉइंट्स में नहीं है, एक पैराग्राफ में है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको पढ़िए और फिर उसको करते हैं, आराम से हो जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, द फर्म ऑफ मंजीत, सुजीत एंड जगजीत वॉज डिजॉल्व्ड ऑन 31 March 2018. It was agreed that Sujit will take care of the dissolution related work. For that he will get 10% of the net asset realized. हमने उसे कहा कि भाई फर्म को बंद कराने का जो भी काम है वो तुम देख लेना, उसके लिए हम तुम्हें जितने की भी तुम एसेट बेचोगे उसका 10% हम तुम्हें देंगे। जो एसेट रियलाइज्ड हुई हैं वो हुई हैं 10,0750 की। तो इसका मतलब सबसे पहली बात, जब फर्म एक्सपेंस करेगी अपने तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और रियलाइजेशन का जो खर्चा है वो किसको मिलेगा, सुजीत को मिलेगा। तो टू सुजीत्स, क्योंकि फर्म ने उसको कहा था ना कि भाई जितने की भी एसेट रियलाइज्ड होंगी उसका 10% तुमको मिलेगा। तो उसका 10% आया 1,000,075। ठीक, तो इतने पैसे फर्म ने उसे दिए होंगे कि भाई तुमने हमारी फर्म को बंद कराया तो इतने पैसे फर्म देगी। तो फर्म का खर्चा ये है। तो अब कायदे में जो भी रियलाइजेशन का खर्चा होना था, कोई भी डिसोल्यूशन का खर्चा होना था, वो सुजीत को पे करना चाहिए था। मैं फर्म हूँ, आप पार्टनर हो। जब मैंने आपको 1,75,000 रुपीज़ दे दिए तो अब आगे खर्चा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है, आप करो। लेकिन हुआ क्या,
आगे कहता है 90,000 थे रियलाइजेशन के एक्सपेंस जो फर्म ने पे करे। भाई क्यों करे फर्म ने पे? ये तो सुजीत को पे करने चाहिए थे। तो इसका मतलब इसे हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि फर्म ने सुजीत के बिहाफ पर पे कर दिए, और जब भी फर्म पार्टनर के बिहाफ पर पे करती है तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होता है। इसे मैं ऐसे लिखूंगा, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ सुजीत। छोटा सा क्वेश्चन था, अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो 4 मार्क्स का तो आना ही आना है। इस चैप्टर में से आजकल जर्नल एंट्री आने का ट्रेंड ज़्यादा है, लेजर बनाने का काम कम आता है अब। उसके बाद है, आगे कहता है ₹4,50,000 पेड टू द क्रेडिटर। हमारे लिए कौन सा नई एंट्री है ये? पार्टनर ने फर्म ने पे करे हैं क्रेडिटर्स को, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स पेड। बेटे दीज एंट्रीज आर फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, ठीक है, ये रिवीजन पर्पस से हैं आपके सामने। इनकी अगर आपको डिटेल एंट्री समझनी हो तो एक बार पीछे की सारी क्लासेस देखिए, आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए अभी थोड़ा सा समय, अभी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं हम अभी की अभी। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे से 5 पॉइंट्स हैं, और इसकी जो 5th एंट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और जल्दी से इसको भी निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट एंट्री, अरे सारे मार्कर धोखा दे रहे हैं। अरे बाप रे, सब खत्म। चलिए फर्स्ट एंट्री है, देयर वर अ फर्नीचर इन द फॉर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली रियलाइज्ड एट 3,000। अच्छा, मेरी तो एक सिंपल सी, मैंने आपको इतने दिन से एक बात बताई, वो कोई भी कहानी आपको सुनाता रहे, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हमें तो ये देखना है कि वो एसेट, चाहे वो रिकॉर्ड थी, नई रिकॉर्ड थी, वो लायबिलिटी मेरी बुक्स में थी, नहीं थी, उसे कितना हमने पे करा या कितना हमें उससे मिला, हमारा फोकस एरिया वो होना चाहिए। अब एसेट वो कह रहा है जी एक फर्नीचर था, वो कम्प्लीटली रिटन ऑफ है, मतलब पूरी तरीके से डेप्रिशिएटेड हो चुका, उसे बेचकर 3,000 रुपये आए, तो बड़ी अच्छी बात है, तो तुम्हारे पास पैसे आए हैं। तो एंट्री बनाइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सही है जी, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। फर्नीचर भी लिख सकते हैं आप स्पेसिफिकली कि फर्नीचर बेच कर आया पैसा। सेकेंड एंट्री, आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट पेड 60%। सॉरी, इसके आगे एक अमाउंट और लिख लीजिएगा, उससे 1,000 रुपये लेने थे, तो 1,000 रुपये का 60% मुझे रियलाइज्ड हो गया, तो कैश या बैंक के लिखता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ तो पैसे मिले, तो जो भी मिला रियलाइजेशन के नाम से, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। चाहे हो कुछ भी, नाम रियलाइजेशन का ही आना है। 1,000 रुपीज़ अमाउंट है, उसका 60% डेट इज 600। थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज पारस एग्रीड टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देखिए गुडविल जो है, गुडविल का ट्रीटमेंट एडमिशन और रिटायरमेंट में अलग होता है। एडमिशन और रिटायरमेंट में गुडविल जो होती है, जो ऑलरेडी बुक्स में होती है,
हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता एडमिशन रिटायरमेंट वो भूल जाओ। यहाँ पर क्या होता है, देखो एक सोचने की भी बात है। एक फर्म जब बंद होती है, असली में उसकी कुछ गुडविल है भी या नहीं पता तब चलता है। एक चलता चलाता बिजनेस बेचोगे ना, तब पता चलेगा कि भाई मेरी इस बिज़नेस की कोई गुडविल थी भी या नहीं। तो अब हमारा एक पार्टनर कह रहा है कि जी फर्म की जो गुडविल है, फर्म का जो नाम है, भाई मैं इसी सेम नाम से मैं बिज़नेस कर लेता हूँ। फर्म बंद कर रहे हो, कर लो। जो हमारी फर्म का नाम है मनोहर लाल एंड सन्स, तो मैं मनोहर लाल एंड सन्स के नाम से मैं कर लेता हूँ काम। मुझे दे दो ये फर्म का नेम और मुझसे पैसे ले लो। तो सिंपल सी बात है, पारस एग्री हो गया कि वो फर्म की गुडविल लेगा, तो एक नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट करो। पारस, बच्चे गुडविल का नाम देखते हैं ना, पजल से हो जाते हैं बड़े। टू पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मेरे लिए एक दूसरी एसेट्स की तरह ही है ये भी। ठीक, जैसे वो फर्नीचर ले लेते हैं ऐसे उन्होंने गुडविल ले ली। बीइंग गुडविल टेकन बाय पार्टनर। पॉइंट नंबर 4, ओल्ड टाइपराइटर एस्टिमेटेड 400 टेकन बाय प्रिया एट लेस देन 25% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू। प्रिया, भैया एस्टिमेटेड तो कुछ भी करते रहो, प्रिया ने लिया कितने में, 25% लेस देन द वैल्यू, तो टू रियलाइजेशन। 400 का 25% आपने माइनस कर दिया, 100 माइनस हो गया, तो प्रिया ने 300 में ले लिया। बीइंग टाइपराइटर टेकन। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 अच्छा पॉइंट है कुछ नहीं, कहानी ज़्यादा है, काम कम है। There were 100 shares of ₹10 each in the Star Limited acquired at a cost of 2000। किसी ज़माने में मैंने किसी कंपनी में कुछ शेयर्स खरीदे थे 2000 रुपये के, 100 शेयर खरीदे थे, और वो मैं अपनी बुक से कम्प्लीटली राइट ऑफ कर चुका हूँ। मतलब वो पूरे डूब चुके हैं, पूरे बर्बाद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनकी बुक वैल्यू 0 हो चुकी। मतलब मेरी बुक्स में बस मेरे पास नाम के 100 शेयर पड़े हैं, किताबों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वही शेयर 6 रुपये के रेट से पार्टनर्स ने ले लिए और आपस में डिवाइड कर लिए। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता, हम इक्वल मान लेते हैं। तो वो यानी कि आप ये मान लीजिए एक एसेट है, 100 शेयर 6 रुपये के रेट से पार्टनर्स ने ले लिए, तो पार्टनर्स के अकाउंट से पैसे काट लो। तो अच्छा, यहाँ पार्टनर्स के नाम गिवन हैं मेरे ख्याल से। आप एक काम करिए, इसमें 2 ही पार्टनर है, आशीष और पारस। तो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 100 6 के रेट से 600 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन्होंने आपस में ले लिए। बीइंग शेयर्स टेकन। ठीक है जी। तो आपको ना 2000 से कोई मतलब है, ना आपको इस बात से कोई मतलब है कि उसको हमने ख़रीदा कितने में था। ये तो कहानी है। प्रैक्टिकली जब सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई आधी चीज़ तो कहानी होती है, हमें अपने मतलब की बात पकड़नी होती है। मैं आप लोगों को लाइव बैच में भी क्या समझा रहा था कि बेटे एक कहानी सुनिए ना, वो द्रोणाचार्य और पांडवों के बीच में, वो एक बार उनको वो तीर चलाना सिखा रहे थे, तो पांडवों से पूछा कि भाई क्या दिखाई दे रहा है। तो भीम खाने पीने के शौकीन थे, उन्होंने कहा मुझे आम दिखाई दे रहे हैं, एक ने कहा मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, एक ने कहा मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, एक ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल दिखाई दे रही है चिड़िया की आँख, क्योंकि दैट वॉज द एम। इस चैप्टर के अंदर एम है कि मेरे पास मैंने कितना रियलाइज्ड करा और कितना मैंने पे करा, कितनी लाइबिलिटी का पेमेंट करा, कितनी मैंने कैश रिकवरी कर ली या पार्टनर से रिकवरी कर ली, वो चीज़ कितने की थी, क्या थी, ये सब तुम्हें पेड़ दिखाया जा रहा है। तुम्हें पेड़ भी नहीं देखना, तुम्हें आम भी नहीं देखने, तुम्हें चिड़िया भी नहीं देखनी, तुम्हें देखनी चिड़िया की आँख। दैट इज़ रियलाइजेशन। क्योंकि हम फर्म कर रहे हैं बंद। जब फर्म बंद करते हैं तो हम नई नई चीज़ें क्रिएट नहीं करते, सबको वाइंड अप करते हैं, सबको बंद करते हैं।
और सबको बंद करके एक ही अकाउंट में ले आते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। सर हम अगली क्लास में क्या करेंगे? अभी एक क्लास मुझे और दे दो, मैं इसके ही प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अभी और कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपको बेनिफिट देगा वो जर्नल एंट्री देगा। लेजर तो यूँ सीख जाओगे तुम, 2 दिन में बनाने सीख जाओगे, लेकिन गड़बड़ जो बच्चे करते हैं वो जर्नल एंट्रीज़ में करते हैं। मैंने अभी तक के आपको लगातार सारे क्वेश्चन कराए हैं, 1 से लेकर और 10 तक के सब क्वेश्चन करा दिए। आगे भी मैं चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूँ जर्नल एंट्री के। थोड़ी जो टाइम की जो सेविंग है वो लेजर वाली साइड में जाके कर लेंगे। और जो बच्चे 2021 में पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया बात यह है कि उनके लिए पेपर में केवल रियलाइजेशन अकाउंट ही आना है बनाने के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट आना ही नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो जल्दी सीख जाएंगे। फिर भी जर्नल एंट्री के आने के मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं और जर्नल एंट्री आएगी पेपर में ज़रूर, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से करें। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।